हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 12th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज हम 101% एग्जाम में आने वाला टॉपिक कर रहे हैं। हर बोर्ड में आता है, कोई भी बोर्ड हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ठोक दें और सब्सक्राइब बटन को भी ठोक दें, और मेरी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने सुना ही होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस which is used to measure and detect very small current. It is very sensitive. Very sensitive means इसको इससे हम small से small current को भी detect और measure कर सकते हैं। तो very sensitive device which is used to measure and detect very small current. What is the principle? Principle हमने last video में पढ़ा था। कौन सी थी last video? कि when a current carrying rectangular coil is placed in magnetic field, it experiences a torque. Last video में यही तो किया था हमने कि जब किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है उसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, और मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी है, बाकी मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये इसका डायग्राम है, लेबल्ड डायग्राम एग्जाम में जरूर आता है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग इन्हें नहीं पूछा जाता, बेसिकली पूछा जाता है लेबल्ड डायग्राम, उसका प्रिंसिपल और डेरिवेशन जो इसका छोटा मोटा है, और इसकी सेंसिटिविटी के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल किसकी बनी होती है? लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टन्स होते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल बनाने के लिए। तो ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर ये। एंड दिस वायर इज वाउंडेड ओवर, जो कोर हम लेते हैं जिसके ऊपर वाउंड करते हैं वो ब्रास फ्रेम है। ये ब्रास का फ्रेम है, ये ब्रास फ्रेम है जो रेड कलर में देख रहे हो रेक्टेंगुलर, ये ब्रास फ्रेम है। इसके ऊपर वाउंड किया है। क्यों लिया है हमने इस ब्रास फ्रेम को ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। एडी करंट का कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और सेंटर में आप देख रहे हैं एक सिलेंडर रखा हुआ है, जो मैंने ब्लैक इसको शेडिंग की हुई है। ये है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। इसका क्या रोल है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बन गई कॉइल। अब इस कॉइल के दो एंड है। वन एंड इज कनेक्टेड टू ए मिरर, मिरर इसके अटैच है, एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T1। ठीक है, मिरर इस, ये वायर पूरी एक ही वायर है, ये एक ही वायर है ताकि करंट आएगा ना यहाँ से, तो मिरर भी कनेक्ट है, इसमें अटैच किया हुआ मिरर से वायर है, मिरर ऐसे चिपका रखा है। मिरर किस लिए? कि जब करंट देंगे इस कॉइल में तो ये कॉइल रोटेट होगी, कितने एंगल से रोटेट होगी ये हमें मिरर से पता चलता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होता है, उससे पता चलता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मिरर से पता चलता है कि इसके ऊपर लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, ये घूमता है, तो कितने एंगल से लाइट रोटेट हुई उतने एंगल से कॉइल रोटेट होती है। तो बेसिकली ये एंगल ऑफ रोटेशन बताते हैं। इस कॉइल का दूसरा एंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस गैल्वेनोमीटर का, ये स्प्रिंग है, और ये बहुत पतला स्प्रिंग होता है। मैंने लिखा है हेयर स्प्रिंग, मतलब हेयर स्प्रिंग, बाल के जैसे पतले वायर का बना होता है। और मटेरियल कौन सा होता है स्प्रिंग का? या तो ये फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज। फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। याद करिए 11वीं क्लास में जब आपने प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में सॉलिड पढ़ा था तो वहां पे इसका नाम सुना होगा। दिस इज मोर इलास्टिक मटेरियल, बहुत जबरदस्त इलास्टिक होता है ये। इसको थोड़ा सा टॉर्क देंगे और इसका जो स्प्रिंग है थोड़े से टॉर्क से ही बहुत ज्यादा रोटेट हो जाता है, और टॉर्क हटते के साथ ये इमीडिएटली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लेता है। इसका टॉर्सनल कांस्टेंट यानी कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट, इसमें यूनिट ट्विस्ट देने के लिए कितना टॉर्क देना पड़ेगा वो बहुत कम है, तो थोड़े से टॉर्क से ये बहुत ज्यादा रोटेट हो जाता है। सो ये इसलिए हमने इसका बनाया जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसका दूसरा एंड इस फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग से कनेक्ट है, और स्प्रिंग का दूसरा एंड किससे कनेक्ट है? टर्मिनल से। ये टर्मिनल T2, ये टर्मिनल T1, एंड दिस कॉइल, दिस एंटायर कॉइल जिसको हम आर्मेचर भी कह देते हैं, ये कॉइल किस में रखी है? दो कनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स। कनकेव शेप, नॉर्मल मैग्नेटिक पोल्स नहीं लिए, कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स लिए नॉर्थ साउथ,
उनके बीच में रखी हुई है। तो कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स लेना और सॉफ्ट आयरन को यूज करना, इन दोनों के पीछे एक ही वजह है। ये सारी कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी है, आप ये नोट कर लें। इसमें कुछ भी अलग नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हो। इसमें नीचे मैंने एक चीज लिखी है कि ये कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स एंड सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो ये रखा है, इन दोनों का काम क्या है। ये दोनों, ये क्वेश्चन आता है कई बार, कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स क्यों लिए, सॉफ्ट आयरन का क्या यूज है। तो इन दोनों का एक ही पर्पस है। कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स एंड दिस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर प्रोवाइड्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कल की वीडियो में बताया था, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के प्लेन के पैरेलल होता है, और उस केस में टॉर्क क्या लगता है, मैक्सिमम। तो कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स एंड सॉफ्ट आयरन लेने का पर्पस, दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच रिमेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ये कॉइल जैसे, अब हम क्या करेंगे, वर्किंग बताता हूं मैं इसकी। जैसे हम करंट देंगे इसको, ठीक है, मैं इसकी वर्किंग बताता हूं, वो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ना लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग की बात करते हैं तो जैसे हम इन दोनों टर्मिनल के थ्रू करंट देंगे, एज वी प्रोवाइड करंट थ्रू दीज टू टर्मिनल्स, तो करंट जैसे इसमें जाएगा तो इट बिकम्स ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, एंड दिस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सो इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क। इसमें टॉर्क लगेगा। जैसे करंट देंगे तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इस पर टॉर्क लगेगा, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये कॉइल रोटेट होगी। ये कॉइल रोटेट होगी और ये जितने एंगल से रोटेट होगी ऐसे, तो नीचे जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, वो उतने ही एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो अप्लाइड टॉर्क होगा उसकी वजह से कॉइल रोटेट हुई, मान लो थीटा एंगल से, तो थीटा एंगल से स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाएगा और वहीं रुकी रहेगी। जब तक करंट फ्लो होता रहेगा वहीं रुकी रहेगी। क्यों रुकी रहेगी, क्योंकि जो अप्लाइड टॉर्क होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग में जो टॉर्क आ गया, क्या बोलेंगे उसे, रेस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, इक्वल, तो इसके इक्वल हो जाएगा। और जैसे करंट हटाएंगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क, ट्विस्ट, स्प्रिंग ट्विस्ट है ना, तो जैसे करंट हटाएंगे तो जो ट्विस्ट हो रखा है उसमें रेस्टोरिंग टॉर्क है, उस टॉर्क की वजह से कॉइल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। जैसे करंट देंगे ये घूमेगी, कॉइल रोटेट होगी, स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, उसमें रेस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, अप्लाइड टॉर्क इक्वल होगा। जैसे करंट ऑफ करेंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। तो जो भी एंगल से कॉइल रोटेट होगी उतने एंगल से स्प्रिंग ट्विस्ट होगा इसके अंदर। आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए, सपोज N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, B इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया ऑफ द कॉइल, I करंट और K है स्प्रिंग टॉर्सनल कांस्टेंट। स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट मतलब टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट। आपने जैसे टॉर्सनल ना पढ़ा हो लेकिन ये तो पढ़ा होगा, जैसे स्प्रिंग है, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ है, जब हम इसको पुल करते हैं, इसको खींचते हैं तो स्प्रिंग एलोंगेट हो जाता है, उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है। मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, x, तो अभी इसके अंदर क्या आ जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स, और वो रेस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, kx के, है ना। तो k क्या था यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे, स्प्रिंग को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो k क्या है, जैसे यहाँ पे फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, तो ये है k टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, करंट, स्प्रिंग टॉर्सनल कांस्टेंट, और थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ रोटेशन किसका, कॉइल का, और एंगल ऑफ ट्विस्ट किसका, स्प्रिंग का। एज द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, एज मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, सो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क क्या था, NIAB। देखिए आप कल का डेरिवेशन, मैक्सिमम टॉर्क वाज NIAB। ऑल्सो ये तो है अप्लाइड टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। इतना ही टॉर्क किसमें आ गया, स्प्रिंग में, रेस्टोरिंग टॉर्क। ऑल्सो रेस्टोरिंग टॉर्क,
रेस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग कितना हो जाएगा, के थीटा, के थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। और ये दोनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। ठीक है, तो यहां से एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। आई इज इक्वल टू एन ए बी नीचे चला जाएगा इंटू थीटा। या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा लिखने का मतलब थीटा इज इक्वल टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई आ गया के अपॉन एन ए बी थीटा। ये देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एन टोटल नंबर ऑफ टन्स जो गिवन गैलोमीटर में फिक्स रहेंगे, ए एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट रहेगा, और बी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो ये पूरा कांस्टेंट। इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू थीटा और थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जितना करंट देंगे उतने ही ज्यादा एंगल से ये ट्विस्ट होगा। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ही ज्यादा एंगल से ये ट्विस्ट होगा। तो ये बन गया हमारा गैल्वेनोमीटर। अब आप ये कहोगे, बोलो जी करंट को मेजर कैसे करेंगे? डिटेक्ट तो चलो हो गया, डिटेक्ट तो हो गया कि भाई करंट देने से डिफ्लेक्ट हो गया तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने का तरीका मैं बताता हूं। देखिए, मान लो हम किसी और मेथड से, इस मेथड के अलावा और भी कई मेथड होते हैं करंट मेजर करने के, कि मान लो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, 5 एम्पियर करंट देते हैं। गैल्वेनोमीटर को 5 नहीं दे सकते, वैसे बहुत सेंसिटिव है, पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने इसको 5 एम्पियर करंट दिया, हमें करंट की वैल्यू पता है कि कितनी हमने करंट की वैल्यू दी, किसी और मेथड से मेजर की थी, हमने 5 एम्पियर करंट दिया। फिर हमने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है 60 डिग्री का, थीटा की वैल्यू 60 आई, वो तो मेजर कर सकते हैं ना, तो मिरर से पता चल जाएगा। तो मान लो हमने 5 एम्पियर करंट दिया तो डिफ्लेक्शन आ रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री या 60 डिवीजन कह लो, किसके बराबर आ रहे हैं? 5 एम्पियर के। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/60, यानी कि 1/12 एम्पियर। यानी कि यदि ये 1 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो करंट कितना है? 1/12 एम्पियर। 2 डिग्री से हो रहा है तो 2/12, 3 डिग्री से हो रहा है 3/12। अब आपको पता चलेगा कि भाई 1 डिग्री से ये रोटेट होगा तो कितना करंट आएगा। तो ऐसे मेजर कर सकते हैं ना, बना सकते हैं, पर्टिकुलर रेंज का हम गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं। ओके, अब इसमें एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? देखो, सेंसिटिविटी मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में भी किया था ना, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी थी, और मैंने ये कहा था कि एक सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में भी आएगी, इनको आपस में चेंज मत कर देना। सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की का मतलब क्या है कि स्मॉल करंट दे, बहुत स्मॉल करंट दे, और इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो भाई जबरदस्त सेंसिटिव है। वही कुत्ते वाली बात, कुत्ता सो रहा है गहरी नींद में, थोड़ा सा शोर करो तुरंत अलर्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अलर्टनेस ज्यादा। कुंभकर्ण सो रहा है, वाइस वर्सा। तो इसमें थोड़ा सा करंट दें और डिफ्लेक्शन एकदम बहुत ज्यादा है, ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? द डिफ्लेक्शन produced per unit current, deflection produced per unit current is known as sensitivity। मतलब थोड़ा सा करंट दे और ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाए तो जबरदस्त सेंसिटिविटी है। और मान लो ज्यादा करंट दिया, अरे डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, या बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तो मेजर ही नहीं कर रहा, ये तो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा।
और एक ऐसा हो कि बहुत स्मॉल करंट दिया और बहुत ज्यादा एंगल से घूम गया, तो ये तो बड़ा सेंसिटिव है ना। तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी IS से डिनोट करते हैं। IS करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। मान लो हमने I करंट दिया और उससे थीटा डिफ्लेक्शन आया, तो सेंसिटिविटी क्या हुई? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यूनिट करंट देने से कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज रेडियन, ऊपर रेडियन और नीचे एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर, या एंगल को रेडियन ना लेके डिवीजन भी ले सकते हैं। एक डिवीजन 2 3 4 5 जैसे उसमें होते हैं ना एंगल बनाते हैं, तो हम इसको डिवीजन पर एम्पियर भी कह सकते हैं और रेडियन पर एम्पियर भी कह सकते हैं। क्या होती है ये? अब इसमें देखो थीटा अपॉन आई, ये जो हमें पहले पढ़ा था, इसमें थीटा अपॉन आई क्या होता है? सेंसिटिविटी किसके इक्वल है? NAB अपॉन K। NAB अपॉन K। हाउ कैन वी इंप्रूव द सेंसिटिविटी? हम सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो सेंसिटिविटी हमारी क्या आई है? NAB बाई K। तो चलो मैं पहले आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी और करा देता हूं। वोल्टेज सेंसिटिविटी कर लेंगे, फिर दोनों को ही पढ़ लेंगे। तो बेटा करंट सेंसिटिविटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास क्या है? करंट सेंसिटिविटी इज NAB बाई K, ये है। वोल्टेज सेंसिटिविटी, यदि हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं V I करंट या V वोल्टेज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्ट करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ऐसा यूनिट रेडियन पर वोल्ट या डिवीजन पर वोल्ट ये बोल सकते हैं। तो हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को? देखिए करंट सेंसिटिविटी NAB बाई K आई है ना उस फॉर्मूले से। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के। N इंक्रीज करके, A इंक्रीज करके, B इंक्रीज करके, और चौथा है K को डिक्रीज करके। N बढ़ाओ, A बढ़ाओ, B बढ़ाओ, K को घटाओ, है ना। लेकिन आप नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया कॉइल का एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है। यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो वायर की लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो सेंसिटिविटी फिर कम होने लगेगी और गैल्वेनोमीटर बल्की हो जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा। एरिया भी आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। एरिया बढ़ाएंगे तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं ले जाना चाहते तो आप मैग्नेटिक पोल्स बढ़ा लेंगे। मैग्नेटिक पोल्स बढ़ा लेंगे तो गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ेगा, बल्की हो जाएगा। तो आप एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, बी बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए, तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लें, और के की वैल्यू कम। तो के की वैल्यू कम कैसे होगी? आप एक ऐसे मटेरियल को यूज करिए स्प्रिंग बनाने में जिसका के बहुत कम हो। इसीलिए हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज हेयर स्प्रिंग को यूज किया है, क्योंकि इनका के बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसी टॉपिक को एक बार कल फिर रिवाइज करेंगे दोबारा से। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।